Kamaraj class 9. Now we move on to the lecture 5 of this Russian Revolution, this chapter. So in this we will talk about the Lenin, Vladimir Lenin. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर रहा रशियन रेवोल्यूशन का, क्योंकि इसने आइडिया जो था कम्युनिज्म का, सोशलिज्म का, जो कार्ल मार्क्स ने दिया था, उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल किया रशिया में. लोगों ने इसको सपोर्ट किया, इसको पसंद किया, और दैट इज़ वाई लेनिन जो है वो रशिया में एक इम्पोर्टेंट फिगर बनकर उभरा. अपनी जो इसकी सोच थी, जो इसके विचार थे सोशलिज्म के, उसके कारण इसको देश की जो सरकार थी, जो निकोलस के टाइम पे रहा है, तो उन्होंने इस लेनिन को देश से निकाल दिया था, क्योंकि इन्हें सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और इस वजह से इसको एग्जाइल यानी बाहर निकाल दिया गया था रशिया से. लेकिन अप्रैल 1917 में फिर आ गया. जैसे ही ज़ार निकोलस का रूल ख़त्म हुआ, लेनिन रशिया में दोबारा आता है, और यहाँ पर ये लेकर आता है अप्रैल थीसिस. अप्रैल थीसिस क्या था वो यहाँ पे देखते हैं. In April 1917, Vladimir Lenin returned to Russia. He had earlier demanded that, इसकी डिमांड जो थी, इसे अप्रैल थीसिस कहा गया. 1917 अप्रैल में ये वापस आया, और यहाँ पर इसने डिमांड किया, द वॉर शुड बी ब्रॉट टू एन एंड, लैंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीजेंट, बैंक शुड बी नेशनलाइज. जो 3 मांगे इसकी थी, 3 इसकी डिमांड थी, जिन्हें अप्रैल थीसिस भी कहा जाता है. उसमें पहली डिमांड थी कि जो वॉर है वो ख़त्म हो जानी चाहिए. रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से 1918 तक ये चली थी, तो 1917 में इसने कहा था कि वर्ल्ड वॉर से रशिया को वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है वर्ल्ड वॉर में शामिल होने की, इससे हमारा नुकसान हो रहा है. तो ये नहीं चाहता था कि रशिया वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करे. दूसरी डिमांड इसकी थी, लैंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीजेंट. ज़मीन जो है वो किसानों में बांट दी जाए. जो किसानों के पास नहीं थी, जो नोबल के पास थी, चर्च के पास थी, वो ज़मीनें पीजेंट को दे दी जाएं. और तीसरी डिमांड इसकी थी, बैंकों को सरकारी बना दिया जाए. जो बैंक्स थे प्राइवेट ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे लोगों से, तो वो चाहता था कि ये बैंक जो है सरकारी हो जाए, और इनकी जो सरकारी सिस्टम है उसके हिसाब से फिर लोगों को बैंक का फ़ायदा मिल सके, क्योंकि उस समय पर जो लैंडर्स थे काफ़ी हाईली इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, जिसके कारण रशिया के जो गरीब लोग थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ रहा था. तो ये 3 डिमांड थी रशिया में व्लादिमीर लेनिन की, जिसे कहा गया लेनिन्स अप्रैल थीसिस. ड्यूरिंग दिस टाइम रशिया द कमिटी ऑफ वर्कर वर फ्रॉम टू लुक इन द वर्किंग ऑफ इंडस्ट्रीज. तो इस समय पर रशिया में कमिटीज़ बनने लगी, वर्कर की ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी, जो इंडस्ट्रीज में काम कैसे होता था ये देखती थी. कहीं पे कोई ज़्यादा वर्किंग आवर लंबे ना हो, वेजेस कम ना हो, वर्किंग के लिए पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी हो, ये चीज़ें यहाँ पे देखते थे. Similarly, peasant under the socialist leader formed their own group and land committees were formed to handle the distribution of land to the peasant. और इसी बात को लेकर जो उसने कहा था कि लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जो पीजेंट थे उन्होंने अपनी कमेटी बनाई ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो ज़मीन का, जो बंटवारा हो ज़मीन का, वो ठीक ढंग से हो पाए, जिसमें सोशलिस्ट लीडर भी शामिल थे, किसान भी शामिल थे. While the Feb Revolution led to the end of monarchy in Russia, October Revolution led to the end of provisional government. तो यहाँ पर जो फैब रेवोल्यूशन रही वो जानी जाती है रशिया में मोनार्की के दी एंड के लिए. राजाशाही जो थी रशिया में उसके खात्मे के लिए जानी जाती है. ज़ार निकोलस को हटा दिया गया था फैब रेवोल्यूशन में, और अक्टूबर रेवोल्यूशन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटा दिया गया था. तो यहाँ पर फैब में लोगों ने क्राउन को से नो, उन्होंने कहा कि अब हमें ज़ार निकोलस नहीं चाहिए, और अक्टूबर में कहा कि हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं चाहिए. तो ये थी रशियन रेवोल्यूशन की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसको रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, फैब रेवोल्यूशन एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन. तो रशिया वॉज डिक्लेयर्ड एज ए सोशलिस्ट कंट्री आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन, और रशिया को अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद सोशलिस्ट कंट्री कहा जाने लगा. अक्टूबर रेवोल्यूशन, तो अक्टूबर रेवोल्यूशन की बात करते हैं. यहाँ पर लास्ट लेक्चर में आपने देखा था फैब रेवोल्यूशन, अब देखते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन. 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik Party to agree to
socialist seizure of power, a military revolutionary committee was appointed by the Soviet to organize seizure. 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने जो पेट्रोग्राद सोवियत थी, जो सरकार थी जिसमें आपको पता है मिलिट्री के कमांडर वगैरह लोग थे, तो लेनिन ने इनको मना लिया कि भाई अब हम यहाँ पर सोशलिज्म लेकर आएंगे, और इसके लिए एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बना दी गई जो इस सिस्टम को अप्लाई करेगी, क्योंकि इससे पहले सोशलिज्म नहीं था। जो सरकार बनी थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बनी थी, सोवियत जो बना था, वो सोशलिस्ट नहीं था। लेनिन और रशिया की जनता, स्पेशली वो जनता जो 85% थी, किसान और उनके साथ वर्कर, वो चाहते थे सोशलिज्म को लाया जाए, सोसाइटी मालिक हो, कोई बंदा या कोई ग्रुप मालिक ना हो, जो भी प्रोडक्शन हो, जो भी फ़ायदा हो, जो भी मुनाफा हो, वो सभी वर्कर में, सभी एम्प्लॉयज़ में बटे, ना कि किसी एक की जेब में जाए। तो इस बात को लेकर लेनिन ने सरकार को मनाया और कहा कि सोशलिज्म को लेकर आएंगे। Uprising began on 24th October. Prime Minister Kerensky left the city to summon troops. 24 अक्टूबर को यहाँ पर अपराइजिंग स्टार्ट होने लगी। अपराइजिंग यानी जो दंगे थे वो भड़क गए थे, क्योंकि सोशलिज्म नहीं आ रहा था, तो लोग इससे उकता गए थे। वर्कर पीजेंट इस बात को लेकर वो चाहते थे कि ये जल्दी से जल्दी आए, तो इसको लेकर 24 अक्टूबर को अपराइजिंग यानी यहाँ पर चहल पहल स्टार्ट हो गई। और प्राइम मिनिस्टर जो बना रखा था उस टाइम पे केरेंस्की, उसने सेना को बुलाने के लिए शहर को छोड़ दिया, सेना को बुलाने को चला गया। Military men loyal to the government seized the building of two Bolshevik newspaper. Pro-government troops were sent to take over telephone, telegraph office and protect the Winter Palace. तो जो मिलिट्री मैन थे वो यहाँ पर आते हैं, और बोल्शेविक की 2 बिल्डिंग थी जहाँ पर वो न्यूज़पेपर अपना छापते थे। बोल्शेविक का नेता था लेनिन, जो सोशलिज्म लाना चाहता था। तो यहाँ पर इनकी बिल्डिंगों पर आर्मी ने कब्जा कर लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स और जो सरकार से पहले के ट्रूप्स थे, आर्मी थे, उन्होंने टेलीफोन, टेलीग्राफ ऑफिस और विंटर पैलेस, जो जार निकोलस का घर था, उस पर टेक ओवर कर लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया। इन रिस्पॉन्स मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड अरेस्ट द मिनिस्टर। और इसके खिलाफ जो ये कमेटी यहाँ पर बनी थी, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, इसके सैनिकों ने सरकार के ऑफिसर्स को घेर लिया। अब यहाँ पर लड़ाई टक्कर की थी। द औरोरा शिप शैल द विंटर पैलेस, अदर शिप्स टू कवर स्ट्रेटेजिक पॉइंट। जो औरोरा शिप था, ये रशिया का शिप था, लड़ाई में जिसने पार्टिसिपेट किया था, इसने विंटर पैलेस पर बम गिराए, इस पर अटैक किया और उसको खाली करवा दिया। और जो दूसरे शिप्स थे उन्होंने भी अपनी अपनी जगह ले ली। By the night the city had been taken over by a minister had surrendered. और रात तक आते आते जो सिस्टम था पूरा, वो बोल्शेविक की सेना के अंडर आ चुका था, और जितने भी नेता थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। All Russian Congress of Soviet in Petrograd approved the Bolshevik action. और हार कर सभी ने, जितने भी रशियन कांग्रेस थी, जितने भी सोवियत के नेता थे, उन्होंने बोल्शेविक का जो ये एक्शन था, ये जो बोल्शेविक ने यहाँ पर अपने हाथ में ले लिया था सारा सिस्टम, इसको सभी ने अप्रूव कर दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, हम बोल्शेविक के साथ हैं। हैवी फाइटिंग इन मॉस्को बाय दिसंबर। मॉस्को जो इसकी राजधानी है रशिया की, उसमें काफ़ी तगड़ी फाइट होती है। बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। और यहाँ पर बोल्शेविक जो है इस फाइट में मॉस्को पर और पेट्रोग्राड पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं। द पीपल इन्वॉल्व वर लेनिन, बोल्शेविक ट्रूप्स। और जो इस लड़ाई में शामिल थे वो थे लेनिन, बोल्शेविक और इसके ट्रूप्स। तो देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या इसमें हुआ था। एक इसमें बोल्शेविक पार्टी, पेट्रोग्राड सोवियत, लेफ्ट एसआर और रेड गार्ड, ये एक तरफ थे। प्रोविजनल गवर्नमेंट एक तरफ थी। इनके नेता थे लेनिन, ट्रोत्स्की, पोलविस्की, ओवेंस्को एंड डेवेंको। इसमें थे अलेक्जेंडर केरेंस्की जो प्राइम मिनिस्टर था, और प्योत्र कैरेसिनोव। इनके पास 10,000 रेड सैनिक थे, 20 से 30,000 रेड गार्ड सोल्जर थे, और अननोन नंबर ऑफ वर्कर थे। तो काफ़ी तगड़ी सिचुएशन थी बोल्शेविक की। बोल्शेविक के पास अगर आप बात करें तो ताकत के मामले में बहुत आगे थे। इनके पास सिर्फ 500 से 1000 वॉलंटियर सोल्जर थे सिर्फ,
और 1000 सोल्जर ऑफ वीमेन, यानी कुल मिला के 2000 के करीब इनके पास सेना थी और इनके पास जबकि 50-60 हज़ार सेना थी। तो बोल्शेविक ने यहाँ पर इजीली कंट्रोल किया। कैजुअलिटीज भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्यू वाउंडेड रेड गार्ड सोल्जर, जो बोल्शेविक की सेना थी उसको बहुत ही कम चोटें आई थी, जबकि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट की सेना थी उसका क्या हाल हुआ था कि सभी को जेल में डाल दिया गया और भगा दिया गया। तो इस तरह से बोल्शेविक यहाँ पर टेक ओवर करते हैं। ये है विंटर पैलेस जहाँ पे जार निकोलस रहता था। इफेक्ट, इसके इफेक्ट क्या रहे? द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम एज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक का नाम रखा गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। After the Bolshevik held power in Russia, land was declared as social property. Peasants were allowed to capture the land of the nobility. बोल्शेविक जैसे ही पावर में आती है यहाँ पर ज़मीन को सोशल प्रॉपर्टी बना दिया जाता है कि भाई ये ज़मीन पूरे समाज की है, और सैन्य जो किसान है उनको कहा जाता है कि वो नोबिलिटी की जो लैंड है उस पर कैप्चर कर ले, उसको अपने कब्जे में ले ले। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज बैंक वर नेशनलाइज बाई 1970, और जैसा लेनिन चाहता था कि भाई बैंकों को सरकारी कर दिया जाए, ऐसे किया भी गया। 1917 में आते आते इंडस्ट्रीज और बैंकों को सरकारी कर दिया गया। इन सिटीज लार्ज हाउसेस वर डिवाइडेड इनटू सेवरल क्वार्टर अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ फैमिली। बड़े बड़े जो घर थे नोबल्स के, क्लर्गीज के, उन घरों को लोगों को दे दिया गया, बांट दिया गया उनको कमरों में, और जिसको जितनी बड़ी फैमिली थी उसको उतने कमरे दे दिए गए। Later, the Bolshevik conducted the election to the Constituent Assembly, but they failed to get majority vote. Lenin dismissed the assembly. इसके बाद बोल्शेविक ने इलेक्शन करवाने चाहे, लेकिन इलेक्शन में बोल्शेविक को वोट नहीं मिला। मेजोरिटी के जो लोग थे वो बोल्शेविक को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बोल्शेविक यहाँ पर एक तरह से तानाशाह के तौर पे आए थे। वो देखेंगे बाद में कि बोल्शेविक को नापसंद करने का कारण क्या रहा। तो जब बोल्शेविक को यहाँ पर इलेक्शन में मेजोरिटी नहीं मिली तो लेनिन ने असेंबली को डिसमिस कर दिया। द बोल्शेविक बिकम द ओनली पार्टी इन रशिया विच कुड कंटेस्ट द इलेक्शन, और रशिया को वन पार्टी नेशन बना दिया गया, यानी एक ऐसा देश जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, बाकी सारी पार्टीज को इलीगल कर दिया गया। तो रशिया बिकम द वन पार्टी स्टेट, पुलिस सेंटेंस द पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक। और यहाँ पर बोल्शेविक इसलिए लोगों को नापसंद थी कि ये एक दादागिरी चला रहे थे। पुलिस हर उन लोगों को पकड़ती थी, जेल में डाल देती थी, पनिश करती थी जो भी बोल्शेविक के खिलाफ आवाज उठाता था। जैसे रोबेस्पियर था फ्रांस में, तो फ्रांस में रोबेस्पियर क्या करता था, वैसे ही बोल्शेविक यहाँ पे कर रहे थे। While on one hand many people supported the Bolshevik as they stood for socialism, on the other hand people were also disillusioned with the party because of the censorship imposed by them. तो एक तरफ जहाँ लोग बोल्शेविक को पसंद करते थे क्योंकि ये सोशलिज्म लेकर आए थे, वहीं एक ग्रुप ऐसा भी था लोगों का जो इससे नफरत भी करता था, क्योंकि इसने बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे कहते हैं सेंसरशिप। तो इस वजह से लोग बोल्शेविक को पसंद नहीं करते थे। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू।